हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। अम, आते हैं हम अपने एफोर्डिज्म्स पे। तो दोस्तों, अभी तक हमने 145 एफोर्डिज्म पढ़े, जिसमें हमने पूरी की पूरी ड्रग प्रूविंग ख़त्म की। ठीक, इसके आगे 146 से हैनीमैन सर बताते हैं कि हमने ड्रग तो प्रूव कर ली है ना, मेडिसिन्स की प्रूविंग हो गई। अब इन मेडिसिन्स का एप्लीकेशन हम कैसे करें डिजीज़ पर्सन में, या जो नेचुरल डिजीज़ हैं उनमें ये अपनी दवाओं का, अपनी मेडिसिन्स का किस तरह से हमें एप्लीकेशन करना है। ठीक, पढ़ते हैं 146 एफोर्डिज्म। नेक्स्ट टू टेस्टिंग ड्रग फॉर देयर एक्चुअल इफेक्ट ऑन हेल्दी पर्सन, द थर्ड पोर्शन ऑफ द ड्यूटी ऑफ ट्रू फिजिशियन related to the homeopathic application of these artificial morphic potencies for the purpose of curing natural disease। ठीक, कि यहाँ ड्रग प्रूविंग हमने ख़त्म कर ली, तो अब जो थर्ड ड्यूटी क्या बनती है भाई फिजिशियन की, कि हम किस तरह इसका एप्लीकेशन करें नेचुरल डिजीज़ में। ठीक है, ये मेडिसिन्स हैं, ये एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड कंडीशन प्रोड्यूस कराती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, और इनको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे नेचुरल डिजीज़ में, सिक पर्सन में। ठीक है, तो नेक्स्ट 147 में कहते हैं, अ ड्रग कम्प्लीटली टेस्टेड विद रिगार्ड टू इट्स पावर ऑफ अल्टरिंग ह्यूमन हेल्थ एंड हुज सिम्टम present the greatest degree of similitude with the totality of symptoms of a given natural disease will be the most suitable and reliable homeopathic remedy for that disease, for which the specific curative agent will have been discovered। ठीक, यहाँ पर हैनीमैन सर बार बार कहते हैं कि जब हम सिम्टम सिमिलैरिटी मिलाते हैं, टोटलिटी मिलाते हैं, तो मोस्ट सिमिलर डिजीज़ हमें मिलानी है। ठीक है, मोस्ट सिमिलर सिम्टम्स वाली डिजीज़ होनी चाहिए जो मेडिसिन हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, यानी कि हर लेवल पे वो सिमिलर होनी चाहिए। ठीक, तो ड्रग प्रूविंग की हमने, तो उसमें मेडिसिन के कई सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे फिज़िकल सिम्टम आते हैं, मेंटल सिम्टम आते हैं, एलिमेंट्स होते हैं कुछ मेडिसिन के। ठीक है, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, कुछ कॉन्कोमिटेंट होते हैं। तो ये सारे जो ड्रग प्रूव करते हैं, तो एक पिक्चर ऑफ ड्रग बनती है। तो वो पिक्चर ऑफ ड्रग जो है, हमारी जो डिज़ीज़ आ रही है, जो नेचुरल डिज़ीज़ आ रही है, उससे हर लेवल पे सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट सिमिलर, जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं सिमिलर, उतना सिमिलर होनी चाहिए, तब वो अच्छे से काम करेगी, क्यूरेटिव होगी। ठीक, क्योर करेगी। 148 में कह रहे हैं, अ मेडिसिन possessing the power and inclination to produce similar symptom or an artificial most similar to the natural disease to be cured exert its dynamic influence upon the morbidly disturbed vital force। तो यहाँ पर एक्शन ऑफ मेडिसिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जो इससे पहले भी बता चुके हैं, कि जब हम मेडिसिन देते हैं तो जो मोस्ट सिमिलर सिम्टम्स होते हैं उसी के आधार पे देते हैं। तो जो ड्रग होगी उसका भी एक्शन क्या होगा, जो नेचुरल डिजीज़ है उसी पॉइंट पर वो क्या करेगी, आर्टिफिशियल डिजीज़ कॉज कराएगी। ठीक, डिस्टर्ब करेगी। तो जो डिस्टर्ब, मॉर्बिडली डिस्टर्ब वाइटल फोर्स है, उसको वो डिजीज़ से क्या करेगी, ओवरकम करेगी। ठीक है, डिजीज़ से हटा देगी, और फिर वो जो वाइटल फोर्स है वो अपनी नई ऊर्जा के साथ जो है ऊपर उठेगा, और फिर वो दोनों डिजीज़ जो नेचुरली हुई है और जो आर्टिफिशियली हुई है, उन दोनों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योर की तरफ आगे बढ़ जाएगा। एंड इफ़ इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इन वेल प्रोपोर्शनेट डोज। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि डोजिंग की भी बहुत बात की गई है, कि हमने सिमिलर मेडिसिन्स तो समझ ली कि ये सिमिलर है, बट एकदम एग्जैक्ट डोजिंग भी होनी चाहिए। यहाँ पर सर ने बहुत ही बार बार कहा है कि क्या है, मिनिमम डोज होनी चाहिए, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी मिनिमम डोज होनी चाहिए। ठीक है, वेल प्रोपोर्शनेट डोज होनी चाहिए, पोटेंसी भी वेल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ठीक, जैसी डिजीज़ है उससे थोड़ी सी बढ़ी हुई एनर्जी वाली पोटेंसी होनी चाहिए। ठीक, और डोजिंग कम, मिनिमम होनी चाहिए।
तभी वो एक्चुअली अफेक्ट करेगी, ठीक है, उस डिजीज़, नेचुरल डिजीज़ पर। तो कह रहे हैं इफ़ इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इन वेल प्रोपोर्शनेट डोज इट विल अफेक्ट दोज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर द नेचुरल डिजीज़ इज़ लोकेटेड, ठीक है। अगर वेल प्रोपोर्शनल डोज में है तभी वो नेचुरल डिजीज़ की जो लोकेटेड एरिया है उसी पर एक्ट करेगी, एंड विल एक्साइट इन देम एन आर्टिफिशियल डिजीज़ को एक्साइट करेगी। दिस by virtue of its great similitude and increased intensity will now occupy the place hitherto held by the natural morbid process. Thereupon the instinctive and automatic vital power is liberated from the natural disease and it's occupied alone with the stronger and similar drug disease, ठीक। क्या होता है कि जब सिमिलर डिजीज़ आ रही है, हम लोग ये आगे के एफोर्जम में पढ़ चुके हैं कि थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज इंटेंसिटी में होनी चाहिए डिजीज़, सिमिलर डिजीज़ वो भी इंक्रीज इंटेंसिटी में होनी चाहिए और मिनिमम डोज में होनी चाहिए, तो वो उसी एरिया को कवर कर लेगी। नेचुरल जो डिजीज़ है, नेचुरल डिजीज़ वाले एरिया को फिर वो आर्टिफिशियल डिजीज़ क्रॉस कवर कर लेगी और नेचुरल डिजीज़ से फ्री कर देगी वाइटल फोर्स को। तो वाइटल फोर्स जब ये मेडिसिनल एक तरह से डिजीज़, ये जो आर्टिफिशियल डिजीज़ कॉज हुई है, इससे क्या होता है, जब वो नेचुरल डिजीज से फ्री हो जाता है तो एक एनर्जी उसको मिलती है, ठीक है। वो एक्साइटेड एनर्जी होती है, चूँकि ये थोड़ी सी पावर वाली भी होगी, तो एक्साइटेड एनर्जी के साथ फिर वो दोनों डिजीज़ को, नेचुरल डिजीज़ तो हट ही गई है, आर्टिफिशियल डिजीज़ को भी ख़त्म करता हुआ, क्योंकि मिनिमम डोज में हमारी बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए डिजीज़, ठीक है। तो जब हम मेडिसिन तो हमारे हाथ के कंट्रोल में है, हम कि कितनी मेडिसिन देनी है, कितनी देर तक उस डिज़ीज़ को वहाँ पर बनाए रखना है, ठीक। उससे वो जब हम मेडिसिन कम देंगे तो वो जल्दी ही उस डिज़ीज़ से भी छुटकारा पा जाएगा, तो वाइटल फोर्स क्या होगा, फ्री हो जाएगा फिर डिजीज़ से, लिबरेट फ्रॉम द नेचुरल डिजीज़ एंड इज़ ऑक्यूपाइड alone with the stronger and similar drug disease, but owing to the minuteness of dose this drug affection is sufficiently traceable to allow itself to overcome by the increased energy of vital force। वही कह रहे हैं कि अगर मिनिमम डोज में होगी तो वो उस एरिया को कवर कर रही है, ये पेशेंट को क्या पता भी नहीं चलेगा कि इसने मेरे को एक डिजीज़, आर्टिफिशियल डिजीज़ कॉज कराई। क्यों? क्योंकि वो माइन्यूटनेस ऑफ डोज है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी, यानी पोटेंसी में ज़्यादा होनी चाहिए बट डोजिंग कम होनी चाहिए, ठीक। तब वो वाइटल फोर्स की एनर्जी को बढ़ाएगी, एंड विल देयरफॉर सून वैनिश लीविंग द बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड परमानेंटली हेल्थी, ठीक है। तभी वो परमानेंटली हेल्थी कर पाएगी और क्योर कर पाएगी, डिजीज़ से फ्री कर पाएगी उस सिक पर्सन को, ठीक। तो इन्होंने कंडीशन दी, मिनिमम डोज हो, हाई पोटेंसी हो और सिमिलर, ठीक। सिमिलर, जितना सिमिलर हम मिला सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, वहाँ तक हम सिमिलर उसको उठाएंगे, ठीक, ड्रग पिक्चर को उठाएंगे, ठीक। तब हम वहाँ पर जो है क्योर की तरफ हमारा पेशेंट बढ़ेगा। अगर हमने डोजिंग ज़्यादा कर दी तो क्या होगा, वो जो आर्टिफिशियल डिजीज़ हमने कॉज कराई है वो और ज़्यादा दिन तक रहेगी, ठीक। वो ज़्यादा दिन तक परेशान करेगी पेशेंट को हमारे, और फिर वो पेशेंट क्या होगा, जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी भी एनर्जी है उसको ले रही है, तो वो जल्दी ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं 149 एफोर्जम पे। 149 में कहते हैं सर कि इफ़ सुटेबल होम्योपैथिक ड्रग इज़ प्रॉपरली सेलेक्टेड, ठीक, एंड अप्लाइड इन दिस वे, a natural acute disease of recent origin, even if severe and painful, will gently vanish a few hour, in a few hour, ठीक। कह रहे हैं कि अगर होम्योपैथिक ड्रग प्रॉपरली सेलेक्टेड की गई, ठीक, जितनी इन्होंने बातें बताई, और इसके लिए आगे भी है, भी हम पढ़ेंगे फुटनोट में, फुटनोट भी दिया है 101, तो जितनी इन्होंने बातें बताई वो प्रॉपरली सेलेक्टेड अगर हमने की, तो नेचुरल डिजीज़, तो वो अगर एक्यूट ओरिजिन की है, ठीक, तो ऐसा हम सुनते हैं कि होम्योपैथी में एक्यूट
जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी ठीक नहीं होती हैं, होम्योपैथी धीमे धीमे असर करती है। तो यहाँ हैनीमैन सर ने साफ लिखा है कि एक्यूट डिजीज़ ऑफ रिसेंट ओरिजिन इवन इफ सीवियर एंड पेनफुल, यहाँ तक कि अगर सीवियर और बहुत पेनफुल भी है, विल जेंटली वैनिश इन अ फ्यू आवर, कुछ ही घंटों में वो जेंटली वैनिश कर देगी उन सब चीज़ों को, ठीक। लेकिन शर्त ये है कि सिमिलर होनी चाहिए एकदम, जो ड्रग पिक्चर हमने बनाई वो नेचुरल डिजीज़ की और आर्टिफिशियल डिजीज़ का जो पोर्ट्रेट हमने तैयार किया वो एकदम मैच होना चाहिए, एकदम मिरर इमेज होनी चाहिए एक दूसरे की, ठीक है। और दूसरी बात माइन्यूट डोज में होनी चाहिए, तीसरी बात हायर इन इंटेंसिटी होनी चाहिए। 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो वो एक्यूट जो रिसेंट ओरिजिन की बीमारियां हैं उनको कुछ ही घंटों में ठीक कर देंगी, ठीक। An affection of somewhat older date will disappear in a few days with every trace of discomfort, while little or no effect of drug will be perceived, and recovery progress in rapid though imperceptible stage to the full restoration of health। और यहाँ पर कह रहे हैं कि और कुछ ऐसी डिजीज़ जो कुछ दिन पहले आई हैं वो भी उसका जितना भी डिस्कम्फर्ट है वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, वो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी हेल्थ में, ठीक। रैपिडली रिकवरी प्रोग्रेस रहेगी और ठीक हो जाएगा। ओल्ड एंड पर्टिकुलरली कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़, ओल्ड और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ की बात कहते हैं, डिमांड्स अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ टाइम टू बी क्योर्ड। यहाँ पर ओल्ड बहुत ज़्यादा जो पुरानी है 10 साल 20 साल से जो बीमारियाँ चली आ रही हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ या ड्रग डिजीज़ के साथ वो कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, वहाँ पर ग्रेटर टाइम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो वहाँ पर जो है टाइम लगता है। क्रॉनिक ड्रग डिजीज़ या फिर क्रॉनिक ड्रग डिजीज़ इन particular often complicate in the course of allopathic treatment with an uncured natural disease yield only after a great length of time। तो ऐसी diseases क्या है, बहुत टाइम लेती हैं। If they have not become quite incurable owing to the wanton waste of strength and substance of the patient, and a result very often to be met with आफ्टर ओल्ड स्कूल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ओल्ड स्कूल ट्रीटमेंट अगर लंबा चला है तो वो पूरी तरह से चूँकि पेशेंट की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी टाइम लग सकता है, ठीक है, लगता है। चलिए इसका एक फुट नोट हैनीमैन सर ने दिया है, तो इसमें मेनली हैनीमैन सर ने क्या बताया है देखते हैं। फुट नोट 149 में कहते हैं कि बट इफ़ often very laborious search and selection of homeopathic remedy adapted in every aspect of morbid condition in hand is a business demand of study and original source and much careful circumspection as well as serious reflection, notwithstanding to exist of many praiseworthy books tended to facilitate burden of an office which find to highest reward alone in the conscience of having faithful fulfilled duty। यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत लेबोरियस काम है ये, और इसके लिए हमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और जो है क्या बहुत केयरफुल इंस्पेक्शन करना है हमें पेशेंट का, बताया ना, और डिज़ीज़ का, इन सब चीज़ों को मिलाना है। बहुत ये जो ऑक्यूपेशन है हमारा बहुत ही केयरफुल, ठीक है, ट्रथवर्दी और लेबोरियस है, ठीक है। और जो लोग फेम के चक्कर में इतना लेबोरियस, इतना टाइम नहीं देना चाहते हैं पेशेंट को देखने में और बाकी चीज़ों करने में, और फिर कहते हैं कि होम्योपैथी से पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर सर ने क्या कहा है, मोंगरेल सेक्ट कहा है, ठीक। कहते हैं कि होम्योपैथी से आराम नहीं पड़ रहा है, चलो तुम ये एलोपैथिक मेडिसिन भी खा लो, ये भी खा लो, ठीक, और ये जल्दी आराम नहीं करेगी,
यही सब यहाँ पर दिया हुआ है आगे। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पर कहा है कि हैनीमैन सर ने इतना बताया है कि बहुत ही जो है ये लेबोरियस काम है, इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी है। मतलब हमारी साइंस बहुत अच्छी है, बशर्ते होम्योपैथ गड़बड़ करता है। ठीक है, होम्योपैथी से आराम ज़रूर पड़ता है, रिलीफ ज़रूर पड़ता है, जैसा जैसा सर ने लिखा है बिल्कुल राइट वे में, अगर वो उसका पालन करेगा। ठीक, अगर वो इनके पद चिन्हों पे चलेगा तब ही उस तरह का क्योर कर पाएगा। अगर नहीं चलेगा तो फिर वो यही कहेगा कि होम्योपैथी आराम नहीं देती है। ठीक है, और इससे ठीक नहीं होते हैं। एक्यूट केस बहुत लोग नहीं ठीक कर पाते हैं, तो वो नहीं ठीक होते हैं। वहाँ गड़बड़ी होम्योपैथ की होती है, होम्योपैथी की नहीं होती है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं 150 इंडिस्पोजिशन पे। इंडिस्पोजिशन क्या है? व्हेन एवर अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ओनली अ फ्यू insignificant symptom of very recent origin, the physician is not to regard them as a disease requiring serious medical aid. A slight change of diet and habit of living generally suffices to remove so slight an indisposition. यहाँ पर हैनीमैन सर एक बहुत अच्छी बात और कहते हैं कि सर ने कहा है कि हम एक फिजिशियन हैं, ड्रग नॉलेज, डिजीज़ नॉलेज सब होना चाहिए। हैनीमैन सर ने एफोर्डिज्म नंबर 3 में ही कहा है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कब हमें प्रिस्क्राइब करना है और कब नहीं करना है। ठीक, तो जब कोई पेशेंट आ रहा है, बहुत फ्यू इनसिग्निफिकेंट से सिम्टम लेके आता है, रिसेंट ओरिजिन के हैं, हाँ, और वो जब हमें दिखाई दे रहा है कि वो स्लाइट उसके डाइट में चेंज करने से या हैबिट ऑफ लिविंग चेंज करने से वो सिम्टम रिमूव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, लाइक अ इनडिस्पोजिशन, ऐसे सिम्टम्स को हम क्या कहते हैं? इनडिस्पोजिशन कहते हैं। मतलब जैसे कि कल रात में बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो मॉर्निंग में पेशेंट का जो है मैन सिक हो गया, कोई पर्सन रात में ज़्यादा खाना खाया था, तो सुबह उसको नौजिया, वॉमिटिंग सी, है ना, अनडाइजेस्टेड लग रहा है, तो क्या करे? फास्टिंग कर ले। ठीक, दिन भर ना खाए, जब एकदम पेट हल्का हो जाए तब खा ले। तो यहाँ पर हमें प्रिस्क्राइब नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर हमें एडवाइस देनी है और अपना क्या सबसे बेस्ट मेडिसिन देनी है। ठीक, और उसको बताना है कि ऐसे करना है, तो वो इनडिस्पोजिशन है, हमें पता है। अगर बहुत ज़्यादा नाइट वॉच की है, सोया है पेशेंट, नहीं सोया है रात भर, तो सुबह उठा उसका हेडेक हो रहा है, तो क्या करो? सोने दो उसे, कहो आराम करो, यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं देनी है। ठीक, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिस्पोजिशन है तो हमें कब प्रिस्क्राइब करना है, कब नहीं करना है, ठीक, कैसे करना है, ये सब एक एक चीज़ हैनीमैन सर बहुत बारीकी से बताते चलते हैं। ठीक, बट हम उसको ध्यान नहीं देते, हम सुनते नहीं हैं। जो वो बातें बता गए हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखें तो हम कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिस्पोजिशन के बाद एक और इसी में 151 इंडिस्पोजिशन से ही रिलेटेड जो है एफोरिज्म है। बट इफ़ द सिम्टम कंप्लेन ऑफ आर वेरी सीवियर दो फ्यू इन नंबर and physician will on further inquiry generally discover collateral symptom of less severity which will severe to complete the picture of disease। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इंडिस्पोजिशन हुआ, ठीक है, लेकिन अगर कुछ सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं, ठीक है, अब आपको पता है कि वो बिना मेडिसिन के नहीं जाने वाले हैं, तब वहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब करना है, वहाँ पर फिर आपको मेडिसिन देनी है। तो एक एक चीज़ हैनीमैन सर बहुत बारीकी से बताते हैं, कब हमें प्रिस्क्राइब करना है, कब नहीं करना है, कैसे एक्यूट डिजीज़ में करना है, कैसे क्रॉनिक डिजीज़ में करना है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें एक्यूट डिजीज़ में, कैसे हमें क्रॉनिक डिजीज़ में ना प्रिस्क्राइब करना है, कैसे सिम्टम्स उठाने हैं, किस तरह कौन से सिम्टम्स को हमें मोर वैल्यू देनी है, किन सिम्टम्स को हमें कम वैल्यू देनी है, सब हैनीमैन सर ने बताया हुआ है अपनी इस बुक में। ठीक दोस्तों, होम्योपैथी पढ़ते रहिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए और ख़ुद भी आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए
नमस्कार।